पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, हौसले भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए, क्योंकि सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिलों को पाने के लिए। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल इन्फो हब पे। क्या आप भी सरकारी नौकरी में सफलता पाना चाहते हैं? तो ध्यान से सुन लीजिए। सिर्फ सोचने से या फॉर्म भर देने से या किसी भी किताबों को इकट्ठा करने से सफलता नहीं मिलती है। आपको अपनी सफलता की मंजिल पाने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। मतलब साफ है कि आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, वो भी शांत मन से, दृढ़ निश्चय और ईमानदारी के साथ। इसीलिए आपके एग्ज़ाम्स जो कि आपके एसएससी रेलवे या एसएससी ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या हर तरीके के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए हमने तैयार किया है बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जो आपको डेली सुबह 8 बजे से ये प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हर एक क्लास में आपको चैप्टर वाइज सारे सामान्य अध्ययन के विषयों को बेहतरीन तरीके से हम सीखेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हुए और याद करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास है डे 3। इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लासेस कर लिया है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस क्लास में हम संविधान का निर्माण पार्ट 2 के सभी क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले की सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप सभी इंडियन पॉलिटी के बेस्ट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए। सभी क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, तो अपनी तैयारी को और बेहतर तैयारी बनाने के लिए आप विशाल इन्फो हब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए सरस्वती माता जी के आशीर्वाद के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर है 26। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक का क्वेश्चन किया था, जो आपके संविधान निर्माण का टॉपिक से था। तो आज हम लोग 26 से 50 तक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। Which of the following committees of Constituent Assembly was chaired by G.V. मावलांकर? संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता जीवी मावलांकर ने की थी? आपको बताना है कि उस समिति का नाम, जब जीवी मावलांकर जी ने अध्यक्षता की थी संविधान सभा की। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके। कमेटी ऑफ द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी संविधान सभा के कार्यों पर समिति। सेकेंड ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, यानी कार्य संचालन समिति। एंड थर्ड ऑप्शन है हाउस कमेटी, यानी सदन कमेटी। एंड लास्ट डी ऑप्शन है एडवाइजरी कमेटी, यानी सलाहकार समिति। तो आपको बताना है कि जीवी मावलांकर जी ने किस समिति की अध्यक्षता की थी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान सभा की जो कार्यों पर समिति हुई थी उसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था, तो वो हो जाएगा जीवी मावलांकर जी ने। ए इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। क्या नाम था? तो जीवी मावलांकर। बाकी ऑप्शंस गलत दिए गए हैं आपके। तो हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फोकस के साथ पढ़ते रहिए और आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। आइए कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। तो जीवी मावलांकर, इन्हें लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जीवी मावलांकर जी को लोकसभा का जनक कहा जाता है। इन्होंने संविधान सभा के विधायिकी कार्यों को देखरेख करने वाली समितियों की अध्यक्षता की थी। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट डाउन आप करिएगा कि जब संविधान सभा एक विधायिकी के रूप में मिली थी, तब मावलांकर जी ही उसकी अध्यक्षता करते थे। ठीक है, यानी जब संविधान सभा में पार्लियामेंट के रूप में मिला था ना, तो उसी टाइम जीवी मावलांकर जी उसकी अध्यक्षता करते थे। अन्य सदन की बात करें तो यानी हाउस कमेटी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था वी पटावी सीतारमैया। क्या नाम था? वी पटावी सीतारमैया जो थे वो आपके हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन ये था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक्चुअली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 24 जनवरी 1950? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कुल कितने सदस्यों ने वास्तव में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? आपको बताना है कि कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर्स जरूर दीजिएगा। याद रखिएगा, जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पर हस्ताक्षर हुआ था, तो कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें से 8 महिलाएं भी थीं। याद रखिएगा, कितनी महिलाएं थीं? तो 8 थीं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा हमारा 284, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों ने वास्तव में संविधान पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था।
आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझ लेते हैं। तो कुल सदस्यता की बात करें तो विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में 299 सदस्य बचे थे। तो विभाजन के बाद कितने सदस्य बचे थे? तो याद रखिएगा कि 299 सदस्य ही संविधान सभा में बचे थे। उपस्थिति की तो इसके अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को केवल 284 सदस्य ही उपस्थित थे और उन्होंने ही मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किया था। तो याद रखिएगा ये स्वतंत्रता मतलब जब विभाजन हो गया उसके बाद के सदस्यों की बात कर रहा है। और हस्ताक्षर की भाषा की बात करें तो सदस्यों ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्ताक्षर किए थे। और अभी मैंने बताया है आपसे कि कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था, तो 8। ठीक है, याद रखिएगा कि टोटल सदस्य महिला जो थी वो तो 15 थी, लेकिन उन 15 में से ना केवल 8 महिलाओं ने ही हस्ताक्षर किया था, ये बात याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ द इंडियन फंक्शन एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम। भारत की संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कब से कार्य किया? आपको बताना है कि जो हमारा भारत की संविधान सभा है वो अंतरिम सदस्य के रूप में कब कार्य किया था। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं 15 अगस्त 1947 से 1950 तक, या 26 जनवरी 1950 से 1952 तक, या 9 दिसंबर 1946 से 1950 तक, या 15 अगस्त से 1947 टू 1951 तक। आपको डेट बताना है कि अंतरिम संसद के रूप में कब से कार्य किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1950 से 1952 तक। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर 1952 तक क्या है, भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान सभा है उसका अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और वह भारत की अंतरिम संसद बन गई। ठीक है, याद रखिएगा कि संविधान सभा लागू कब से हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 से हुआ था और ये संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त होकर क्या बन गया था, भारत की अंतरिम संसद बन गई थी। इसकी अवधि की बात करें तो इसने अब तक के कार्य किया जब ये 1951 से लेकर 52 के पहले आम चुनाव के बाद नई संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा का गठन नहीं हुआ था, ये बात याद रखिएगा। यानी आपके 1951 और 52 से पहले जो चुनाव हुए थे ना उसमें लोकसभा और राज्यसभा में कोई नई संसद का गठन नहीं किया गया था, ये भी बात याद रखिएगा। और पहला संशोधन की बात करें तो भारत के संविधान का पहला संशोधन 1951 और इसी अंतरिम संसद ने ही पारित किया था। तो हर एक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ये सारे क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन को बहुत ही बेहतर तरीके से आप फोकस के साथ बस आप सुनते रहिए हर एक क्वेश्चंस और उससे बताया गया हर एक फैक्ट, आपको सब कुछ इसी क्लास में याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट वाज द अगस्त ऑफर ऑफ 1940? आपको बताना है कि संविधान निर्माण के संदर्भ में 1940 का अगस्त प्रस्ताव क्या था। ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी पहली बार अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग की। यानी आपको बताना है कि जो 1940 में अगस्त प्रस्ताव था उसके संदर्भ में क्या बातें की गई थी। और सेकेंड ऑप्शन है आपका ग्रेटिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना। और लास्ट है ओबिलेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, यानी देसी रियासतों का उन्मूलन। और लास्ट ऑप्शन है आपका फॉर्मेशन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी प्रारूप समिति का गठन। तो संविधान के निर्माण के संदर्भ में 1940 का अगस्त प्रस्ताव क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि जब संविधान के निर्माण के संदर्भ हुआ था तो 1940 का अगस्त प्रस्ताव में क्या था, ये था कि पहली बार अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो प्यारा सा एक्सप्लेनेशन आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का सहयोग पाने के लिए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने यह प्रस्ताव दिया था। तो याद रखिएगा कि किसने दिया था, तो उनका नाम था वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने। ठीक है, और कब दिया था ये भी याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही पहली बार अंग्रेजों ने क्या किया था, संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। और कुछ इसके मुख्य बिंदुओं को भी समझ लेते हैं। तो इससे पहले सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया भारतीयों को अपना संविधान होना चाहिए जिसे मुख्य रूप से भारतीय ही बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड द रिजोल्यूशन रिगार्डिंग द नेशनल फ्लैग इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली?
भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? ऑप्शन दिए गए हैं वी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू। तो संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो इसे पेश करने वाले कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। सी इज द राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू जी ने ही क्या किया था? संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित प्रस्ताव पेश किए थे। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो 22 जुलाई 1947 को नेहरू जी ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव रखा था। याद रखिएगा, क्वेश्चंस आपके बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। प्रस्ताव का डेट याद रखिएगा, अलग है। ठीक है, प्रस्ताव इस दिन रखा गया था, तो वो डेट क्या है? 22 जुलाई 1947 को। और किसने? तो नेहरू जी ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव रखा था। ये बात याद रखिएगा। और ध्वज की विशेषता क्या है? उन्होंने स्पष्ट की कि झंडे में 3 रंग कौन कौन से? केसरिया, सफेद और हरा समान अनुपात में होंगे और बीच में गहरे नीले रंग का एक क्या होगा? धर्म चक्र होगा। तो ये सारी बातें रखने वाले कौन थे? नेहरू जी थे। और पिंगली वेंकैया, इन्होंने ही क्या किया था? झंडे का मूल डिजाइन इन्होंने किया था और जिसे थोड़े बदलाव के साथ ही अपनाया गया था। तो अगर प्रश्न बनेगा आपका कि हमारे देश का जो तिरंगा झंडा है उसके डिज़ाइन किसने किया था, तो उनका नाम हो जाएगा पिंगली वेंकैया। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स वाज रिप्लेस्ड बाय एन माधव राव ड्यू टू इल हेल्थ? यानी प्रारूप समिति के निम्नलिखित में से किस सदस्य का खराब स्वास्थ्य के कारण एम.एन. माधव राव द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? आपको बताना है कि जब प्रारूप समिति बनी थी ना, तो उसमें ऐसे कौन से सदस्य थे जिनका स्वास्थ्य क्या है? खराब हो गया था। ठीक है, तो स्वास्थ्य खराब होने के वजह से एन माधवराव को क्या किया गया था? प्रतिस्थापित कर दिया गया था। तो आपको उनका नाम बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं डी.पी. खेतान, वी.एल. मित्तल, टी.टी. कृष्णमचारी या सैयद मोहम्मद सदुल्ला। तो जब प्रारूप समिति के सदस्य थे उनका नाम था बी.एल. मित्तल जी। ठीक है, तो बी.एल. मित्तल जी ही क्या थे? इनका स्वास्थ्य जब खराब हो गया तो इसी कारण क्या हुआ? एन माधव राव द्वारा ही प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, बी.एल. मित्तल। बदलाव का क्या प्रारूप था ये समझ लेते हैं। प्रारूप समिति के मूल सदस्यों में 2 बदलाव हुए थे। कौन कौन से? तो बी.एल. मित्तल, इन्हें स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया जबकि इनकी जगह एन माधवराव आ गए थे। और डी.पी. खेतान 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिनकी जगह टी.टी. कृष्णमचारी को शामिल किया गया था। और आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो बी.आर. अम्बेडकर जी हैं। और प्रारूप समिति के अन्य सदस्यों की बात करें तो कुल सदस्य कितने थे? तो कुल सदस्य देखा जाए तो 7 थे। प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? तो 7 थे। और अध्यक्षता किसने की थी? तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने की थी। हर एक पॉइंट्स को बहुत ही फोकस के साथ आप समझते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वेयर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड इन 1949? यानी 1949 यानी 1949 में अपनाए गए भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? आपको बताना है कि हमारे भारत के जो मूल संविधान है उसमें कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। ऑप्शंस आपके 4 दिए गए हैं। बहुत ही फोकस के साथ आप पढ़ेंगे तो हर क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे, बस आपका फोकस होना चाहिए। तो 1949 में अपनाए गए भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या आपको बताना है। तो अनुच्छेद की बात करें तो कुल कितने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 395 आर्टिकल्स थे यानी अनुच्छेद थे और 12 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ जो कि हमारे मूल संविधान में थी। और कब अपनाया गया था? तो ये था 1949 में। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या है? बी। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आइए कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। तो मूल संविधान की बात करें 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित हुआ तो तब एक प्रस्तावना 1995 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित और 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, और वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो आज अनुच्छेदों की संख्या 450 प्लस हो गई है। कितनी हो गई हैं? पहले तो 395 थी। कितनी थी? याद रखिएगा कि पहले तो 395 थी। ठीक है, लेकिन अभी कितनी हो गई हैं? तो अभी हो गई हैं वर्तमान में हमारे अनुच्छेद कितने हैं? 450 प्लस हैं, जिसमें से उपखंड सहित को सबको ऐड करके बताया गया। ठीक है, और अनुसूचियां बढ़कर 12 हो गई हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी, यानी 26 नवंबर 1949 के टाइम पे कितनी थी? तो 8 अनुसूची। हर एक डेटा को बहुत ही ध्यान से आप याद करते हुए चलिए। और अंतिम अनुच्छेद की बात करें तो आज की अंतिम अनुच्छेद का नंबर 395 ही है। नए अनुच्छेद जैसे 21A, 51A बीच में जोड़े गए हैं। ठीक है,
तो हर एक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। क्लास का रिवीजन आप लगातार करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच डेटा इज ऑफिशियली सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया? भारत की किस तारीख को आधिकारिक रूप से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो डेट आपको बताना है कि हमारे भारत में कौन सा तारीख है जब क्या है आधिकारिक रूप से संविधान दिवस को मनाया जाता है। क्या वो 15 अगस्त है, क्या वो 26 जनवरी है, क्या वो 26 नवंबर है, क्या वो 9 दिसंबर है? तो संविधान दिवस की बात करें तो 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हमारे पूरे भारत में, ठीक है। तब तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 नवंबर क्या है, संविधान दिवस है। सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। सी इज द राइट आंसर। तो भारत सरकार ने 2015 डॉक्टर अंबेडकर जी की 125वीं जयंती में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया गया था, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा कि किसकी जयंती थी और कौन सी थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती थी, तो उसी दिन 26 नवंबर को क्या किया गया, संविधान दिवस को घोषित किया गया, ठीक है। इसीलिए उसी दिन क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। इसके महत्व क्या है, इस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था, यानी उसको अडॉप्ट किया था, ठीक है। और प्रस्तावना का उल्लेख की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में भी इसी तारीख यानी 26 नवंबर 1949 का जिक्र है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है कि प्रस्तावना में संविधान की कौन सी तारीख का जिक्र किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। विधि दिवस की बात करें तो इससे पहले राष्ट्रीय विधि दिवस यानी नेशनल लॉ डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की फुल गारंटी है, तो हर एक क्लास आप ज़रूर अटेंड करिएगा। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास आपको हर दिन चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस जिस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उस हर एग्जाम के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और ये सारे क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं हमारे चैनल विशाल इन्फो हब पर। तो बहुत ही फोकस के साथ आप पढ़िए और इस क्लास का लाभ उठाइए। Question number 34. Which of the following provisional of the Constitutional comes into force on 26 November 1949 itself? संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे? दिए गए हैं आपके सिटीजनशिप यानी नागरिकता, इलेक्शन यानी चुनाव, प्रोविजनल पार्लियामेंट यानी अंतरिम संसद या ऑल ऑफ दी अबव यानी उपरोक्त सभी। तो 26 नवंबर 1949 को कौन सा प्रावधान लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सभी यानी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी दिन क्या हुआ था, नागरिकता को भी लागू हो गया था और चुनाव यानी इलेक्शन भी लागू हो गया था और प्रोविजनल पार्लियामेंट यानी अंतरिम संसद भी लागू हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त सभी हमारा क्या है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। हालांकि पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन नागरिकता की बात करें तो आर्टिकल 5 से 9 में है और चुनाव आर्टिकल 324 में है और अंतरिम संसद और कुछ अल्पकालिक प्रावधान जो कि 26 नवंबर 1950 से ही प्रभावी हो गए थे। अनुच्छेद 394 की बात करें तो इसी अनुच्छेद में लिखा गया था कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो तुरंत यानी 26 नवंबर को लागू होंगे। तो ये भी बात याद रखिएगा, बहुत ही डीप में जाके अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब अनुच्छेद 394 में ही लिखा गया था कि कौन कौन से अनुच्छेद क्या है वो 26 नवंबर से ही लागू हो जाएंगे। और शेष संविधान की बात करें तो बाकी का पूरा हिस्सा 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमिटी? संविधान सभा में राज्य के लिए समिति यानी रियासतों से बातचीत करने वाली समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि जो राज्य के लिए जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस दिए गए हैं सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या वी.आर. अम्बेडकर जी। तो हर एक प्रश्न को आप बहुत ही ध्यान से जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करते रहिए आंसर। राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी को ही क्या किया था, तो इन्होंने ही राज्य के लिए समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। क्या नाम था उनका, तो थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, जवाहरलाल नेहरू जी को ही हमारे राज्य संविधान सभा में राज्य के लिए समिति यानी रियासतों से बातचीत करने वाली समिति के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी, जवाहरलाल नेहरू।
कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं जो आज की क्लास में बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अक्सर छात्र जो है ना, यानी आप लोग क्या करते हैं, रियासतें यानी स्टेटस देखते ही सरदार पटेल को चुन लेते हैं, लेकिन स्टेटस कमेटी यानी आपका जो समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो जवाहरलाल नेहरू थे, ये बात याद रखिएगा। और पटेल जी की भूमिका इसमें क्या थी, तो सरदार पटेल जो थे वो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी यानी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो दोनों पॉइंट्स बहुत ही आज इस क्लास में आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स कमेटी की अध्यक्ष पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के पूछेगा यानी प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, सरदार पटेल जी हो जाएगा। और रियासतों के एकीकरण में जमीनी स्तर पर भूमिका इन्होंने ही निभाई थी, किन्होंने, तो सरदार पटेल जी ने। नेहरू जी की अन्य समितियों की बात करें तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति से भी इनका संबंध था नेहरू जी का, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ स्टाइलिस्ट यानी डेकोरेशन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के मूल संस्करण की सजावट यानी डेकोरेशन का मुख्य कार्य किसे दिया गया था। ऑप्शन है आपके नंदलाल बोस, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा या BN राव या VK बैद। तो जो आपका संविधान, भारतीय संविधान जो हमारा है, इसकी जो सजावट हुई थी इसके मूल संस्करण की, उसका कार्य उन्होंने किसने किया था, आपको बताना है कि ये सजावट का मुख्य रूप से कार्य किन्होंने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जी ने ही क्या किया था, नंदलाल बोस जी ने ही भारतीय संविधान के मूल संस्करण की सजावट का मुख्य कार्य किया था। राइट आंसर नंदलाल बोस इज द राइट आंसर। ये क्या है, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो शांति निकेतन के कलाकार संविधान की मूल पंजुलिपियों के शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। तो और इनमें बात करें कि नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा क्या थे, ये मुख्य डिजाइनर थे। ये बात दोनों लोग का नाम याद रखिएगा, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। हो सकता है ऑप्शन में आपको नंदलाल बोस ना देकर राम मनोहर सिन्हा दे दिए, तो दोनों लोग का नाम आप जरूर याद रखिएगा। और पन्नों की विशेषता की बात करें तो जो हमारे संविधान जो बने हैं पन्ने, तो उन पन्नों की भारत की कला संस्कृति चित्र जैसे हैं मोहनजोदड़ो, वैदिक काल, रामायण महाभारत के दृश्य बनाए गए हैं। तो सुलेखक की बात करें यानी कैलीग्राफर का काम किन्होंने किया था, तो उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। इन्होंने क्या किया था, इसे हाथ से लिखा था। लेकिन सजावट की बात आएगा तो नंदलाल बोस की टीम ने ही सजावट किया था। तो हर एक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मूव द रेजोल्यूशन ऑन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ठीक है। संविधान सभा में जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है उससे संबंधित प्रस्ताव को किसके द्वारा लाया गया था, आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू या जवाहरलाल नेहरू। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम से संबंधित जो प्रस्ताव था किसके द्वारा लाया गया था, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ही भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम से संबंधित प्रस्ताव लाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की घोषणा ने की थी। वंदे मातरम को जनगणमन के समान दर्जा दिया जाएगा। मूल संरचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे आनंद मठ उपन्यास में लिखा था, ठीक है। इसकी मूल संरचना किसने की थी, ये भी बात याद रखिएगा, किसने, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसे किस उपन्यास से लिखा था, तो आनंद मठ उपन्यास से लिखा था। और इसका पहला गायन की बात करें तो पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था, तो 1896 में। डेट्स भी याद रखिएगा, तो 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। तो हर एक पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से आप देख लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच लैंग्वेज वॉज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिटन। भारत का मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी एंड संस्कृत। तो हमारे जो भारत का मूल संविधान है किस भाषा में लिखा गया है, राइट आंसर हो जाएगा बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हमारा क्या है, भारत का जो मूल संविधान है उसकी भाषा लिखी गई है। दो मूल प्रतियां, संविधान की दो मूल हस्तलिखित प्रतियां तैयार की गई थी, एक अंग्रेजी में और दूसरी हिंदी में। हस्ताक्षर की बात करें तो संविधान सभा की सभी 284 सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। और महिलाएं कितनी थी, तो याद रखिएगा कि कुल महिलाएं 8 थीं जिन्होंने हस्ताक्षर किया था। सुरक्षा की बात करें तो ये भी मूल प्रतियां संसद भवन की लाइब्रेरी से ही क्या है, हीलियम से भरे केस से सुरक्षित रखी गई ताकि कागज खराब ना हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था ये। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ रूल्स
ऑफ प्रोसीड्यूर, संविधान सभा की प्रक्रिया, नियम समिति के अध्यक्ष। आपको उनका नाम बताना है कि कौन थे जो संविधान सभा की प्रक्रिया के नियम समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शंस दिए गए हैं सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी या बी.आर. अम्बेडकर। तो संविधान सभा की प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही क्या थे? संविधान सभा की प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। बी इज द राइट आंसर। प्रशासनिक समितियां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इन्होंने ही इस नियम समिति, संचालन समिति और वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही क्या किया गया था, याद रखिएगा कि इनको ही क्या बनाया गया था, एक सेकेंड, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये बात तो आपको पता है, और स्थायी अध्यक्ष थे, ये बात भी आपको पता है। तो इन्होंने ही क्या किया, नियम समिति, संचालन समिति और वित्त कर्मचारी समिति की अध्यक्षता की थी। ठीक है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन कि आपसे बस यही पूछ ले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के किस अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शंस आपके दे देगा, स्थायी, अस्थायी, या बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे। तो या फिर ये भी वो ऑप्शंस ना देके ये ऑप्शन आपको देगा कि वित्त कर्मचारी समिति, नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये बातें याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को थे। तर्क की बात करें तो सभा कैसे चलेगी, उसे कैसे दिशा दी जाएगी, ये दोनों काम सभा के अध्यक्ष को ही दिया जाता है। यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उन्हीं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सभा कैसे चलेगी, किस दिशा में जाएगी और सभा के जो काम काज होंगे वो कैसे होंगे, तो इसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। बहुत ही कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, ये बात याद रखिएगा कि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रक्रिया और प्रारूप समझकर अम्बेडकर जी का नाम लगा देते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, तो इन कन्फ्यूजन्स को आप ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आप सभी भी कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी जल्दी देते चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द सीट्स वेयर अलॉटेड टू ईच प्रोविंस इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉल्यूशन, व्हाट वाज द रेशियो। संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट आवंटित की गई थी। तो वह अनुपात क्या था, आपको वह अनुपात बताना है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो आप बहुत ध्यान से सारे ऑप्शंस को देखिए और आंसर दीजिए। तो संविधान सभा के प्रत्येक प्रांत और उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट आवंटन की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा कितने अनुपात में, तो हो जाएगा प्रति 10 लाख पर 1 सीट। ठीक है, बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। प्रति 10 लाख पर 1 सीट आवंटित की गई थी, कितने अनुपात में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैबिनेट मिशन 1946 के कैबिनेट मिशन ने यह तय किया था कि सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा, तो जनसंख्या के आधार पर होगा। समुदाय की बात करें तो ब्रिटिश प्रांतों की सीटों को 3 समुदाय, मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या अनुपात में बांटा गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव की बात करें तो सीटों के लिए जो चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफॉर्मल वोट प्रणाली से ही हुआ था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन द इंटर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडियन फॉर्मेट इन 1946। 1946 में गठित भारत के अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे, उनका नाम बताना है आपको शिक्षा मंत्री का। 1946 में गठित भारत सरकार के अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री का नाम बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जगजीवन राम। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी जी को ही शिक्षा मंत्री बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1946 में गठित भारत की अंतरिम सरकार में। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजन वाले पॉइंट आइए समझ लेते हैं। आज की क्लास में आपका हर एक कंफ्यूजन दूर होने वाला है। अक्सर आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मौलाना आजाद टिक कर देते हैं, जबकि स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री जो अंतरिम सरकार यानी 1946 से यह पद जिसको मिला था उनके पास किसके पास था, तो सी राजगोपालाचारी जी के पास था। ठीक है, लेकिन जगजीवन राम उस अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार में खाद्य कृषि मंत्री थे। तो ये सारे नाम भी आप याद रखिएगा, जगजीवन राम जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, सबका नाम याद रखिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट से आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। संविधान सभा के संदर्भ में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों पर समिति के अध्यक्ष कौन थे।
यानी आपको बताना है कि जो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से जो समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे। ऑप्शन है आपके वी पट्टाभी सीतारमैया, जी वी मावलांकर, के एम मुंशी या एन गोपालन स्वामी अयंगर। तो वी पट्टाभी स्वामी सीतारमैया जी को ही संविधान सभा के संदर्भ में मुख्य आयुक्त प्रांतों पर समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। तो नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, तो वी पट्टाभी सीतारमैया ए इज द राइट आंसर। पट्टाभी सीतारमैया इन्होंने हाउस कमेटी के साथ साथ मुख्य आयुक्तों के जैसे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से संबंधित समितियों की भी अध्यक्षता की थी। और इतिहास की बात किया जाए तो इन्होंने ही प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखी थी। क्वेश्चंस आपके यहाँ से जरूर बनते हैं। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पुस्तक जो है प्रसिद्ध पुस्तक, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ये बात याद रखिएगा। और किसने लिखा था, तो पट्टाभी सीतारमैया जी ने लिखा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज सोशलिस्ट एंड आल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रॉबल अलोंग विथ नेहरू। प्रारूप समिति के निम्नलिखित में से कौन से सदस्य थे जो समाजवादी और जिन्होंने नेहरू के साथ प्रस्ताव का वास्तुकार भी माना जाता है। उनका नाम आपको बताना है कि जिनको प्रस्तावना का वास्तुकार भी माना जाता है और वो क्या थे, समाजवादी के सदस्य भी थे प्रारूप समिति के। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, अलादीन कृष्णन स्वामी अय्यर या सैयद मोहम्मद सदुल्ला। राइट आंसर हो जाएगा के एम मुंशी जी को ही क्या किया जाता है, तो के एम मुंशी जी को ही प्रारूप समिति के सदस्य समाजवादी थे और जिन्हें नेहरू के साथ प्रस्तावना का वास्तुकार भी माना जाता है। तो प्रस्तावना का वास्तुकार भी इन्हें माना जाता है, के एम मुंशी जी को याद रखिएगा। के एम मुंशी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे, पूरा नाम उनका याद रखिएगा कि क्या नाम था, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। उन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि संविधान को राजनीतिक कुंडली किसने कहा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी ने, ठीक है। और प्रस्तावना के शब्दों में भाव को अंतिम रूप से देने की नेहरू जी को बहुत ही मदद की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे। सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी या एच सी मुखर्जी। तो संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही संविधान सभा का वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही क्या थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे, ये भी याद रखिएगा। तो राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो एक प्रक्रिया नियम समिति, दूसरा संचालन समिति, तीसरा वित्त कर्मचारी समिति और चौथा तथर्थ ध्वज समिति, इन सारी समितियों के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। सभा के मुखिया होने के नाते स्टाफ और बजट का मैनेजमेंट का अध्यक्षता भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास ही था। तो हर एक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज यूनियनमसली अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मानित से किस तिथि को स्वीकार किया गया था, वो डेट आपको बताना है कि हमारे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था, कौन सा डेट है वो। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22 जनवरी 1947, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को ये क्या हुआ था, इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था संविधान सभा में, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947। आइए कुछ समझ लेते हैं। 13 याद रखिएगा, पेश किसने किया था प्रस्तावना को, तो नेहरू जी पेश किए थे। वो डेट क्या है, तो 13 दिसंबर 1946 से नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। और स्वीकार कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1947 को। डेट बहुत जरूरी है, तो इन्हें आप कंफ्यूजन मत में रहिएगा, बहुत ही ध्यान से सारे डेट्स को याद रखिएगा। यह प्रस्ताव संविधान के आदर्शों को दर्शाता था और इसी आधार पर आगे चलकर प्रस्तावना तैयार हुआ था। बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्राफ्टिंग कमेटी। यानी आपको प्रारूप समिति के कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं 3, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, यह एकमात्र ऐसी समिति थी, यानी प्रारूप समिति के बारे में बोल रहा है कि यह एकमात्र ऐसी समिति थी जिसमें मुस्लिम लीग एक सदस्य शामिल था। और दूसरा स्टेटमेंट है, इसके सभी सदस्य मूल रूप से कांग्रेस पार्टी से थे। तीसरा स्टेटमेंट है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और इसमें 6 अन्य सदस्य थे। तो प्रारूप समिति के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। इधर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन आप सभी ध्यान से देख लीजिए, फिर हम स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं।
तो प्रारूप समिति के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट होगा। तो यह यानी जो प्रारूप समिति है एकमात्र ऐसी समिति थी जिसमें मुस्लिम लीग एक सदस्य शामिल थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दिया गया है। और देखते हैं सेकंड, तो इसमें सभी सदस्य मूल रूप से कांग्रेस पार्टी के थे, तो ये बिल्कुल आपका रॉन्ग दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और इसमें अन्य 6 सदस्य थे, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी बी आर अम्बेडकर जी को लेकर कुल कितने सदस्य थे? 7 थे, और प्रारूप समिति की अध्यक्षता भी बी आर अम्बेडकर जी ने की थी, ये बातें भी क्लियर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में दिया गया है? 1 और 3, बी इज द राइट आंसर। सैयद मोहम्मद सदुल्ला मुस्लिम लीग के एक सदस्य थे जो प्रारूप समिति में शामिल थे और एकमात्र मुस्लिम थे, ये बात याद रखिएगा। कथन 2 क्यों गलत था ये भी जान लेते हैं कि इसमें सभी सदस्य जो कांग्रेस के नहीं थे, जैसे सदुल्ला, डॉक्टर अंबेडकर, ये लोग भी थे, ये लोग कांग्रेस के नहीं थे। हालांकि बाद में कुछ सदस्यों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, तो वो बात अलग थी। ठीक है, और कथन 3 की बात करें तो समितियों में एक अध्यक्ष यानी भीमराव अम्बेडकर जी के अलावा और कुल 6 सदस्य थे। इस सबसे कुल प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो कितने थे? टोटल 7 थे। हर एक पॉइंट्स आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो बहुत ही फोकस के साथ अगर आप देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में आप सॉल्व करते जाएंगे। तो इस क्लास की सबसे खास बात यही है कि इस क्लास में आपको अपनी एग्जाम ओरिएंटेड जो आपकी एग्जाम को कैसे टैकल करना है, सारे ऑप्शंस को कैसे डील करना है ना, वो सारी चीज़ें आपकी इस क्लास में क्लियर हो जाएंगी। कि ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो चाहे वो इजी क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को हम इतने बेहतर तरीके से सीख जाएंगे कि हर एक क्वेश्चन बहुत ईजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे। और जैसे ही जितना देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ना क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना। जब आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ लेते हैं तो ऑप्शंस को फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि बहुत बार होता है क्वेश्चन बहुत रहता है ईजी, लेकिन वो इस कदर घुमा के पूछ लेता है कि बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और जिसके चक्कर में गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। तो इसीलिए आप बहुत ही फोकस के साथ आप क्वेश्चंस को समझिए, उसके वर्ड्स को समझिए और आंसर देंगे तो बहुत ही ईजी वे में आप हर एक आंसर्स को सही दे पाएंगे। नेक्स्ट है कि आपके कथन और कारण वाले। कथन ए में दिया गया है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यह कथन। कारण आर में दिया गया है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषणा की याद में यह चुना गया था। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो कथन और कारण देखा जाए तो कथन ए भी सही है और कथन आर भी सही है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू दिए गए हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार था, मतलब तैयार हो चुका था बन के पूरी तरीके से, लेकिन लाहौर अधिवेशन 1929 में लिए गए निर्णय के अनुसार 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि हमारे भारत देश में पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और इसी ऐतिहासिक तारीख यानी 26 जनवरी की महत्ता बनाए रखने के लिए 2 महीने का इंतजार किया गया था। ठीक है, अब आप सभी कमेंट बॉक्स में ये भी टाइप करिए कि संविधान सभा को बनाने में कुल कितने साल, कितने महीने और कितने दिन लगे थे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप होमवर्क में ये आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। आपको बताना है कि संविधान सभा को बनने में कितने साल, कितने महीने और कितने दिन लगे थे। साथ ही साथ आप ये भी लिखिएगा कि जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, किन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, उनका नाम भी आप लिखिएगा। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी एंड चेयरमैन आर करेक्टली मैच्ड। आपके एक तरफ समिति और एक तरफ अध्यक्ष दिए गए हैं, कौन सा इसमें से सुमेली थे आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सभी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, सब क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल सही है। क्रेडेंशियल समिति अलादीन कृष्णन स्वामी अय्यर भी सही है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सही है। ये छोटी समितियां अक्सर यूपीपीएससी में मैच दी फॉलोइंग में पूछी जाती हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 49 रिगार्डिंग द interim government 1946 considered the following pairs of minister portfolio। आपको बताना है कि कौन सा सही है इसमें से। एक तरफ है आपके लियाकत अली खां फाइनेंस, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, या अब्दुल रब निस्तार कम्युनिकेशन। तो विच ऑफ द पेयर्स गिव अबव द करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो
सारे ही यहाँ पे सही मैच दिए गए हैं, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, सारे ऑप्शंस क्या हैं, बिल्कुल राइट दिए गए हैं। तो डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 एंड 3, डी इज द राइट आंसर। लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के सदस्य थे और उन्हें फाइनेंस विभाग दिया गया था। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री यानी डिफेंस थे। अब्दुल रब निस्तर संचार यानी कम्युनिकेशन के मंत्री थे। और एक बात नोट डाउन करिएगा कि जो अंतरिम सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्य शामिल थे, लीग के बाद शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी संविधान सभा का वर्णन इस प्रकार किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। ठीक है, संविधान सभा में इस लाइन का वर्णन किया गया है। तो सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। तो आपको बताना है कि संविधान सभा का वर्णन इस प्रकार का किसने किया था। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, विंस्टन चर्चिल ने, ग्रेनविले ऑस्टिन ने, लॉर्ड साइमन ने या क्लेमेंट एटली ने। तो बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपकी आज की प्रैक्टिस सेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेनविले ऑस्टिन। ठीक है, ग्रेनविले ऑस्टिन इज द राइट आंसर। इन्होंने ही ये लाइन दिया था कि संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ठीक है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन इज द राइट आंसर। ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ अ नेशन में यह आलोचनात्मक टिप्पणी की थी। तो इनके पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ अ नेशन। किसकी पुस्तक है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन की है और ये ब्रिटिश संविधान के विशेषज्ञ थे। ब्रिटिश चर्चिल ने कहा था कि सभा भारत के केवल एक बड़े समुदाय को प्रतिनिधित्व करती है। ब्रिटिश चर्चिल ने क्या कहा था, ये लाइन भी याद रखिए कि भारत के केवल एक बड़े समुदाय यानी जो हिंदू हैं उन्हीं का प्रतिनिधित्व करती है। और लॉर्ड साइमन ने इसे हिंदुओं की संस्था कहा था। तो हर एक पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी रेलवे हो, एसएससी जीडी हो, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी या यूपी पुलिस, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन जो आपके इंडियन पॉलिटी से संबंधित है पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हर एक क्लास को आप जरूर अटेंड किया करिए। सुबह 8 बजे से हमारी ये क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। चैप्टर वाइज हम सारे क्लासेस को करेंगे। तो अगर आपको अपना जीके और जीएस के बेस को स्ट्रांग बनाना है तो आप हमारे चैनल के साथ यानी विशाल इन्फो हब चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। फ्री में ही हर एक क्लासेस आपको कराई जा रही हैं और बेहतर से बेहतरीन प्रश्नों की प्रैक्टिस आपके सामने लाई जा रही है। तो ये सारे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की सीरीज जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने तैयार किया है, 100% आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे क्लासेस का रिवीजन लगातार करते रहिएगा। ठीक है, रिवीजन मस्ट है। एक बात याद रखिएगा, लोगों की बातों से दिन गुजर सकता है। ठीक है, लोगों की बातों से आपका दिन गुजर सकता है लेकिन आपकी ज़िंदगी नहीं। इसीलिए पैसे कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। तो अभी से अगर आपको पैसा बनाना है, अपनी लाइफ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, तो पैसे कमाने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पूरे फोकस के साथ हर क्लास को आप अटेंड करेंगे, रिवीजन करेंगे तो सफलता आपके हाथों में आ जाएगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां चारों तरफ से हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो कि आपके बहुत ही पावरफुल क्वेश्चंस थे, तो जो आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल पॉलिटी की प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर कीजिएगा और ये भी टाइप कीजिएगा आई एम सक्सेसफुल, यानी अभी से है आपको ये फील करना है कि आप अपने मनपसंद की पोस्ट पा चुके हैं और आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। क्योंकि इस तरीके से आप अपनी थॉट रखेंगे तो आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और जब पॉजिटिविटी आएगी तो आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही खुशी के साथ करेंगे और किसी भी काम को जब खुशी खुशी किया जाता है तो उसका रिजल्ट 100% मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए और क्लासेस का रिवीजन करते रहिए। साथ ही आज की क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।